Assalamu alaikum, dear students. You have studied the components of the DNA. Now we are going to study the structure of the DNA. And the structure of DNA was explained by मॉरिस वल्किन की लैब में काम हुआ, रोजालिन फ्रैंकलिन ने प्रपोज किया और एक एरविन चारगाफ का रूल भी है। उस रूल में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि थाइमीन किसके इक्वल है, इसकी अमाउंट किसके इक्वल होती है, ग्वानिन किसके इक्वल होती है। यानी कि ये डिफरेंट एक बड़ा टिपिकल सा एमडी कैट में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है और फर्दर आपके ये बोर्ड में भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो बड़े अंडरस्टैंड कीजिएगा इसको प्रॉपर तरीके से। यानी कि हमने इसमें पढ़ना ये है कि ये एरविन चारगाफ का रोल क्या है और उसके बाद एक्सरे डिफ्रैक्शन मॉडल यानी कि डीएनए जो है ये कैसा बना हुआ है, इसका डायमीटर कितना है और इसके अंदर जो टर्न्स होते हैं यानी कि हेलिकल टर्न जो है वो किस तरह से है और इसमें माइनर ग्रूव कहाँ पे है, मेजर ग्रूव कहाँ पे है और एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरी नाइट्रोजनस बेस तक का डिस्टेंस किस तरह से है। तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। Dear students, we are going to discuss chemical structure of DNA. इसके अंदर एक साइंटिस्ट है एरविन चारगाफ, उसने एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस दी और उसकी ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल ठीक थी। इसी के साथ साथ एक साइंटिस्ट है रोजालिन फ्रैंकलिन। ये जो रोजालिन फ्रैंकलिन जो है इसने क्या किया, एक एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल जो है वो प्रपोज किया। ये जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एरविन चारगाफ का जो रूल है यानी कि इसने जो स्टेटमेंट दी और उसको कैसे किया जाता है ये भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एरविन चारगाफ की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी, इसने ये कहा कि जो डीएनए है, डीएनए के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, एक पायरामिडीन्स और दूसरी क्या है, प्यूरिन्स। अकॉर्डिंग टू एरविन चारगाफ, इसे हम समटाइम एरविन चारगाफ रूल भी कहते हैं या एरविन चारगाफ के रिलेटेड भी हम इसे डिस्कस करते हैं। अब इसमें उसने क्या कहा, ही सेड दैट कि पायरामिडीन्स इसकी जो अमाउंट होती है हमेशा प्यूरिन्स की अमाउंट के इक्वल होती है। यानी पायरामिडीन्स की अमाउंट हमेशा प्यूरिन्स की अमाउंट के इक्वल होती है। आप ऐसे कह सकते हैं पायरामिडीन्स जो हमारे पास थी वो C और T है, इसकी अमाउंट A और G की अमाउंट के इक्वल है। इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ऐसे था, ग्वानिन की अमाउंट साइटिडीन के इक्वल है, थाइमिन की अमाउंट एडिनिन के इक्वल है। ये स्टेटमेंट थी इसकी। यानी कि जो ग्वानिन है ये किसके इक्वल आती है, थाइमिन के, ग्वानिन साइटोसिन के और थाइमिन किसके, एडेनिन के। अब यानी कि ओवरऑल इसकी ऑब्जर्वेशंस में ये बताया गया है कि जो ग्वानिन है यानी कि हमारे पास जो है ये ऑलवेज ऑपोजिट, आप ऐसे कह सकते हैं, साइटोसिन के हैं और थाइमिन ऑपोजिट आती है एडेनिन के। अब यहाँ पे इसके कैलकुलेशंस को लेकर कुछ एमसीक्यू जो हैं वो आ सकते हैं। क्या एमसीक्यू आ सकता है, लेट्स सपोज आपसे ये कहा जाए कि देयर इज अमाउंट ऑफ एडेनिन इज 30%, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ थाइमिडीन, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्वानिन एंड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ साइटोसिन। यानी कि इनकी अमाउंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए एक बात हमने यहाँ पे समझी कि एडेनिन की अमाउंट किसके इक्वल है, थाइमिन के। तो सेम एज इट इज एडेनिन अगर 30% है तो थाइमिन भी कितने परसेंट होगी, 30% होगी। तो ये एक बात हमें समझ आ गई कि अगर एडेनिन 30% है तो इसकी अमाउंट किसकी इक्वल होती है, थाइमिन की। तो थाइमिन भी कितने परसेंट होगी, 30% होगी। टोटल 100% है, तो अगर एडेनिन और थाइमिन 30% है तो बाकी कितने रह गया, 40%। क्योंकि अगर हम एडेनिन और थाइमिन की अमाउंट को कलेक्ट करें तो टोटल हमारे पास कितने परसेंट बनता है, 60%। रिमेनिंग जो है वो ग्वानिन एंड साइटोसिन होगा और वो जो ग्वानिन एंड साइटोसिन है वो कितने परसेंट है, 40%, क्योंकि टोटल तो 100% होता है। अब पूछा ये गया है कि ग्वानिन की अमाउंट कितनी है, तो ग्वानिन की अमाउंट 20% होगी, आधी अमाउंट, क्योंकि ग्वानिन इज इक्वल टू
साइटोडिन, सेम एज इट इज साइटोडिन की अमाउंट भी कितने परसेंट होगी, 20% होगी। ये हमने ऐसे लेट्स सपोज किया है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये 10% है तो बाकी अमाउंट्स कितनी होगी। अगर ये इस तरह से डिफरेंट प्रोपोर्शन है तो वो डिफरेंट तरह से इसके एमसीक्यू जो है वो पूछे जा सकते हैं। लेकिन एरविन चारगाफ रूल के अकॉर्डिंगली ये बात हमें बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए कि ग्वानिन के अमाउंट साइटोडिन के इक्वल है, थायमिन के अमाउंट एडेनिन के इक्वल है, और अगर देखा जाए तो पायरिमिडीन्स के अमाउंट प्यूरिन्स के इक्वल है, जैसे कि C+D और A+G। तो इससे रिलेटेड मुख्तलिफ MCQ आ सकते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी कंसिडर किया जाता है। देखें, इसके बाद एक मॉडल प्रपोज किया गया। इसी की अमाउंट्स जो थी इसकी यानी कि रेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा अथेंटिक थी, बिल्कुल ठीक था। अब इसकी आगे जो है वो मॉडल है एक्स रे डिफ्रैक्शन मॉडल। ये जो एक्स रे डिफ्रैक्शन मॉडल इसमें प्रपोज किया गया, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डीएनए कैसा है, किसने प्रपोज किया, कहाँ पे प्रपोज किया। ये जो साइंटिस्ट है जिसने एक्स रे डिफ्रैक्शन मॉडल प्रपोज किया, दैट्स नेम्ड एज रोजालिन फ्रैंकलिन। रोजालिन फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन ये जो रोजालिन फ्रैंकलिन है इसने इसका मॉडल को प्रपोज किया। कैसे मॉडल प्रपोज किया, देखिए लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक डीएनए का मॉलिक्यूल हमने प्लेस किया। हियर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक्स रेज का सोर्स है। एक्स रेज का क्या है, सोर्स। अब ये रेज जाहिर सी बात है इस सोर्स से इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे रेज। जैसे ही रेज मूव करेंगे तो ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल हमने इसके आगे रखा हुआ है, ये डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ ये रेज टकराएंगी। डीएनए मॉलिक्यूल के साथ ये रेज क्या करेंगी, टकराएंगी। जैसे ही टकराएंगे तो यहां से ये रेज डिफ्रैक्ट होंगे। रेज क्या होंगे, डिफ्रैक्ट। रेज में डिफ्रैक्शन क्रिएट होगी, कोई किधर को कोई किधर को, तो ये रेज जो हैं वो क्या होंगी, डिफ्रैक्ट होंगी। तो रेज जब डिफ्रैक्ट होंगी तो इस डीएनए मॉलिक्यूल की एक इमेज बन जाएगी। यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक इमेज। और ये जो इमेज बनेगी ये एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर इसकी क्या बन जाएगी, इमेज। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देयर इज अ फोटोग्राफिक फिल्म। ये एक फोटोग्राफिक फिल्म है। इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर इसकी एक इमेज जो है वो बन जाती है। फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर इसकी इमेज बन जाएगी। और ये जो यहाँ पे इमेज बनेगी उसी इमेज से हमने आइडिया लगाया कि ये जो डीएनए है इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, इसमें जो इमेज बनती है उसी से हमने इस चीज़ का आइडिया लगाना है और सोचना है। तो इसके एक्सरे डिफ्रैक्शन मॉडल से यानी कि एक्सरेज डाली, वो लाइट्स जो है रेज डिफ्रैक्ट करते हैं इस मॉडल के, और डिफ्रैक्ट करने के बाद इसकी जो इमेज है यहाँ पे वो बन जाएगी। और उस इमेज से हमने इसका 3D डायग्राम जो है वो स्टडी की है। ये जो रोजालिन फ्रैंकलिन है इसने लैब के अंदर वर्किंग की है और उसका नाम है मॉरिस विल्किन। मॉरिस विल्किन, मॉरिस विल्किंस। इसकी लैब के अंदर रोजालिन फ्रैंकलिन ने क्या किया है, काम किया है। ये एक जर्मन बायोकेमिस्ट है और इसकी लैब के अंदर इसने बायोकेमिस्ट और इसकी लेबोरेटरी के अंदर इसने क्या किया है, वर्किंग की है। अब इस एक्स रे डिफ्रैक्शन मॉडल के मुताबिक कैसा स्ट्रक्चर है, तो इससे जब हमें 3D डायग्राम मिलती है तो हमें पता चलता है कि जो डीएनए है, डीएनए एक डबल हेलिकल शेप रखता है। कैसी शेप रखता है, डबल हेलिकल शेप रखता है। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो ये इस तरह से हम इसकी डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास डीएनए का आ जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने डीएनए का डिस्कस किया है, इसका एक स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम होगा, दूसरा स्ट्रैंड जो है वो कौन सा होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। यानी कि ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल स्ट्रैंड जो हैं वो यहाँ पे हम काउंट कर रहे होते हैं, एंटी पैरेलल। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर बना है
इस डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ मेजरमेंट्स उसने बताई हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसका जो डायामीटर है यानी कि वो 2 नैनोमीटर है। इसका जो डायामीटर है वो कैसा है, 2 नैनोमीटर। और ये डायामीटर ओवरऑल थ्रू आउट द डीएनए कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। यानी कि स्टार्ट से लेकर ये एंड तक डायमीटर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये जो डायमीटर हमने इस तरह से चेंज किया है, इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद होती हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम नाइट्रोजनस बेसिस को डिस्कस करते हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे मौजूद हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से मुख्तलिफ तरह से ये एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ये नाइट्रोजनस बेसिस इसमें मौजूद हैं, नाइट्रोजनस बेसिस इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं। ये एक नाइट्रोजनस बेस जो है और दूसरी नाइट्रोजनस बेस, इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर का है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, यानी कि हमने ये कहा ये जो है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस पेयर्स या टू बेस पेयर्स, टू बेस पेयर्स वो कितना है, 0.34 नैनोमीटर होता है। जबकि बात ये की जाए कि इसमें जो डिप्रेशंस बने हुए हैं लाइक दिस वन, यहाँ पे ये एक छोटा सा ग्रूव बना हुआ है, दिस वन इस तरह से, ये एक बड़ा ग्रूव जो है वो बना हुआ है। ये जो छोटा ग्रूव है इसको हम माइनर ग्रूव के नाम से मेंशन करते हैं, माइनर ग्रूव। ये जो बड़ा ग्रूव बना हुआ है इसको हमने मेजर ग्रूव के नाम से मेंशन किया। यानी कि एक माइनर ग्रूव है और दूसरा जो डिप्रेशन सा बना हुआ है ये कौन सा है, मेजर ग्रूव है। माइनर और मेजर मिलकर वन टर्न बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर ये बात की जाए, एक माइनर ग्रूव और दूसरा मेजर ग्रूव, यहाँ तक ये एक टर्न बनाते हैं, दैट विल मेक वन टर्न। जब ये वन टर्न बनेगा, इससे वन टर्न, वन मेजर और वन माइनर ग्रूव, तो ये जो वन टर्न है इसका जो डिस्टेंस होता है ये 3.4 नैनोमीटर तक होता है। यानी कि अगर हम बात करें इस डीएनए की, तो इस डीएनए में जो एक माइनर और मेजर मिलकर उन्होंने बनाया एक वन टर्न, और वन टर्न जो है ये 3.4 नैनोमीटर तक एग्जिस्ट करता है। और ये जो शेप इसकी बनी है, ये शेप इसकी डबल हेलिक्स शेप होती है, डबल हेलिकल भी कह सकते हैं, डबल हेलिक्स शेप भी कह सकते हैं। डबल हेलिकल या डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल शेप जो है वो इसकी मौजूद है, तो हम इसे डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल शेप भी कह सकते हैं जो हमारे पास डीएनए की मौजूद है। तो स्टूडेंट इस मॉडल के अकॉर्डिंगली, यानी कि जो एक्स रे डिफ्रैक्शन मॉडल है उसके अकॉर्डिंगली ये डीएनए इसी तरह से एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे इसके बाद फिर आगे डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जो प्रॉपरली, जिसे हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल कहते हैं, उन्होंने बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो एक कॉन्सेप्ट दिया और इसको प्रॉपर तरीके से इसी की पब्लिकेशन से पहले पहले उन्होंने 1953 के अंदर वो मॉडल जो है वो प्रपोज कर दिया था। अब इसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे एर्विन चारगाफ रूल, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और इसमें फर्दर जो हमने कहा पायरिमिडीन्स, प्यूरिन्स और उनकी अमाउंट है और उनकी नंबरिंग है, ये एक एमसीक्यू भी बन सकता है और फर्दर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। सेम एज इट इज़ बात करें एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल की, तो एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल के किसने प्रपोज किया, रोजालिंड फ्रैंकलिन, और फिर किसकी लैब में प्रपोज किया, मॉरिस विल्किंस के लैब में प्रपोज किया। और इसकी बात करें तो ये एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल में कौन सी रेज यूटिलाइज की गई, एक्स रेज यूटिलाइज की गई, और ये जो है इसमें कैसा जो इसका इमेज थी वो कहाँ पे उसने ली, ये भी पूछा जा सकता है। और ये है कि इसमें ये इसकी वैल्यूज़ जो हैं लाइक दैट, यहाँ पे ये वैल्यू कि इसका डायमीटर कैसा है, कितना होता है, और इसके मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, इनमें वन टर्न बनता है, तो वन टर्न का डिस्टेंस जो है वो कितना है, टू बेस पेयर जो हैं इनके अंदर डिस्टेंस कितना होता है, और इसकी शेप किस तरह से है। वन मोर इम्पॉर्टेंट कि इसका डायमीटर जो है वो कांस्टेंट कैसे रहता है। इसके डायमीटर कांस्टेंट रहने की खास वजह ये होती है कि हमेशा गोनोसिन जो है ये ऑपोजिट आती है किसके, साइटोसिन के साथ।
अब ये ऐसे भी हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ग्वानिन है इसके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं किसके साथ, साइटिडीन के साथ। सेम एज इट इज थाइमीन जो है इसके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं किसके साथ, एडेनिन के साथ। तो यहाँ पे जो इसका डायमीटर कांस्टेंट रहने की वजह है वो ये है कि एक साइड पर ऑलवेज जो आएगा वो क्या आ रही है, प्यूरीन्स, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो आ रही है वो क्या आ रही है, पायरिमिडीन्स आ रही है। तो आप ये बात जानते हैं पायरिमिडीन जो है वो लार्ज साइज की है और प्यूरीन जो है वो स्मॉल साइज की है। तो इस डीएनए की बात करें, अगर इधर एडेनिन है तो इधर ऑलवेज थाइमीन होगी, और इधर अगर ग्वानिन है तो इधर ऑलवेज क्या होगी, साइटोसिन है। तो ये एक साइड पर क्या आएगा, प्यूरीन, और दूसरी साइड उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो आएंगी वो कौन सी होती है, साइटिडीन। तो ये हमेशा इस तरह से एक प्यूरीन पायरिमिडीन्स आती जाएंगी और इसका डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ओवरऑल हमेशा कांस्टेंट रहता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर को बहुत इंटरेस्टिंगली सुना होगा, आपको समझ आई होगी, और इसमें जो एमसीक्यूज दिए गए हैं उनको प्रॉपर तरीके से समझेंगे, और स्पेशली जो वैल्यूज़ दी गई हैं यानी कि उसके डायमीटर से रिलेटेड, उसके टर्न का साइज़ और उसके जो डिफरेंट बेसिस के दरमियान में डिस्टेंस होता है, इन तमाम को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह से मेमोराइज करना है। एक बात और, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देखा जाए तो एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल बहुत दफ़ा पास पेपर्स में भी आ चुका है, तो ये भी एक अहमियत का हामिल है। सेम एज इट इज़ एरविन चारगाफ का रूल, ये भी एक अहमियत का हामिल है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, केमिकल नेचर ऑफ द डीएनए, तो उसमें आपने कंप्लीट लिखना होगा, यानी कि उसकी हेडिंग्स मैनी पॉइंट्स बताऊं मैं आपको। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया, कैसे डिस्कवर हुआ, यानी कि वो जो फ्रेडरिक मिशर ने किया था और उसको निक्लिक एसिड का नाम दिया था। उसके बाद फिर पीए वेलेवनी ने इसके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया, कब किया और किस तरह से उसके स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट्स कौन से हैं, उसमें ये नाइट्रोजनस बेसिस, राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, इनके मुतालिक बताएंगे, और ये तमाम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ये सब कुछ न्यूक्लियोटाइड्स और कैसे लिंक होते हैं ये भी बताएंगे। और उसके बाद फिर एरविन चारगाफ का रूल, और एरविन चारगाफ के रूल के बाद एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल, ये भी आप लिखेंगे। ये एज अ कंप्लीट केमिकल नेचर ऑफ डीएनए एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपने तमाम कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे कि उसमें एक नया है कि जेम्स डी वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ये कैसे प्रपोज किया गया और इनके अकॉर्डिंगली डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे है, और ये एक सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।